आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टारगेट प्रॉफिट की। सबसे पहले हम देखते हैं कि टारगेट प्रॉफिट क्या होता है। When a business wants to earn certain amount of profit, तो वो जो दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होती है वही उसका टारगेट प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल है तो हम ये कह सकते हैं कि एक गारमेंट्स बनाने वाला कारखाना है, उसका मालिक चाहता है या वो बिजनेस चाहता है, अगर वो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, कि इस महीने या इस पीरियड के अंदर हमारा जो प्रॉफिट हो ₹1,00,000 का। अगर एक महीने का बात करें हम, तो वो जो 1,00,000 रुपया वो चाहते हैं कि वो प्रॉफिट कमाए, वही उनका टारगेट प्रॉफिट होगा। अब इस टारगेट प्रॉफिट को कमाने के लिए वो जो गारमेंट्स वाली कंपनी होगी या जो उसकी फैक्ट्री होगी, कारखाना होगा, वो इस तरह की एक्टिविटीज करेगा, इस तरह के काम करेगा ताकि वो जो अपना 1,00,000 रुपए का जो टारगेट प्रॉफिट उसने रखा हुआ है उसको वो अचीव कर सके। अब कोई भी बंदा पूछ सकता है कि वो जो गारमेंट्स वाला कारखाना है वो 1,00,000 रुपए प्रॉफिट कमाना क्यों चाहता है। क्योंकि वो जो उसने बिजनेस शुरू किया था, तो बिजनेस का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि कोई भी बंदा है वो कारोबार या बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि उसका मेन या कोर ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो इसलिए वो चाहता है कि वो टारगेट प्रॉफिट जो उसका 1,00,000 रुपया कमा ले। अब इस वीडियो से पहले हमने सीवीपी यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देखा था। उसके बाद हमने ब्रेक इवन के ऊपर बात की थी कि कौन से पॉइंट होते हैं सीवीपी के अंदर। जिस तरह हमने देखा था कि हम ये देखते हैं कि अगर वो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इसके लिए उसने जो कॉस्ट खर्च की होगी, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट जिसके इसके कमाने के लिए उसने इनकर्ड की होंगी, यानी पैसे खर्चे होंगे, उनके अंदर अगर चेंज आ जाए, या जो उसने नंबर ऑफ यूनिट्स, जिस तरह अगर गारमेंट्स की फैक्ट्री शर्ट्स, ट्राउजर्स, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बेचती है, उनके यूनिट्स में चेंज आ जाए, तो इस प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने सीवीपी के अंदर देखा था। और ब्रेक इवन के अंदर हमने देखा था कि ये गारमेंट्स की फैक्ट्री जो है, ये जो कारखाना है, कम से कम कितने यूनिट्स यानी कितने शर्ट्स या ट्राउजर सेल करे या कितने रुपए की वो सेल करे ताकि वो ब्रेक इवन के ऊपर पहुंच जाए और उसके बाद वो टारगेट प्रॉफिट को अचीव करे। यानी कि हमारा पिछली सारी वीडियोस जो हमने देखी हैं, उसका मकसद ही क्या था कि हम टारगेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी किस तरीके से अचीव करेगी। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ब्रेक इवन को अचीव करे। ब्रेक इवन को जब वो अचीव करेगा, यानी कि अपनी सारी कॉस्ट कवर कर लेगा, तो उसके बाद जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है और उसने टारगेट भी कर लिया कि इस महीने के अंदर कम से कम मेरा 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट जो उसका होना चाहिए, उसके लिए उसके जहन में एक सवाल आएगा और वो है कि जी फाइंड आउट सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू जनरेट अ टारगेट प्रॉफिट। यानी अगर हम इसी गारमेंट्स वाली जो फैक्ट्री है इसको लेके चले, तो वो सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि सेल्स वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर सिर्फ हम इस बात करते हैं, अगर एग्जांपल ले लेते हैं अपने सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये जो गारमेंट्स वाला कारखाना ये सिर्फ और सिर्फ शर्ट्स बनाता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि उसका जो टारगेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए का, यानी 1,00,000 रुपीज, तो इसको अर्न करने के लिए, इसको जनरेट यानी कमाने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ शर्ट्स सेल करना पड़ेंगी, तब वो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमा सकता है। तो उसके लिए हमारी सबसे पहले जो बेस बनेगी वो ब्रेक इवन के अंदर जो हमने इक्वेशन देखी थी वही बनेगी। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। वहां पे हमने देखा था कि अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस करें तो कंपनी कोई भी है या बिजनेस है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। यानी जब सेल्स की जो अमाउंट है वो टोटल कॉस्ट की अमाउंट से ज्यादा होगी तो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा होगा। अब हमने देखा था कि टोटल कॉस्ट हमारे पास उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। है तो सेल्स अपनी जगह पे आ गई, माइनस कर देते हैं इसमें से टोटल कॉस्ट की जगह टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ये जब सेल्स में से लेस हो जाएंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा जो बिजनेस ने कमाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते थे कि हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन नाम की एक चीज आती थी, जो हमारे पास आती थी सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद हम उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से लेस कर देते थे टोटल फिक्स कॉस्ट और वो हमारे पास प्रॉफिट के इक्वल आ जाता था। तो ये भी हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो यूं हमने देखा था कि जब सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये होता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी एक यूनिट के ऊपर कितना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से जितना हमने टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया होता है वो हमने लिख लिया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट।
अब इससे पहले हमने जहां तक बात की थी और वो ब्रेक इवन था, तो वहां पे हमने कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस बिजनेस को नहीं हो रहा होता। वहां पे हम प्रॉफिट को मतलब इग्नोर कर रहे होते हैं, जीरो पुट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आके प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब यह है कि बिजनेस जो है वो चाहता है कि वो इतनी अमाउंट का प्रॉफिट कमाए, और जो हमने ऊपर देखा था कि वो चाहता है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट वो जरूर अर्न करे। तो अब इस केस के अंदर जब वो प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है, बिजनेस को अपनी फिक्स कॉस्ट भी पूरी करनी है, तो इसके लिए उसको कितने नंबर ऑफ यूनिट चाहिए ताकि उसका जो है वो इतना 1 लाख रुपए जो वो चाहता है प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो उसके उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन रीअरेंज होके इस तरीके से बन जाएगी कि हमारे पास यूनिट सेल फॉर टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं प्लस टारगेट प्रॉफिट उसका कितना कमाना चाहता है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको करें तो हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर ये जो हमारे पास गारमेंट की फैक्ट्री है उसके टोटल एक्सपेंस है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं 50,000 रुपीज़ के, और उसका जो टारगेट प्रॉफिट है ये हमारे पास रुपीज़ में है, रुपीज़ लिख देते हैं। टारगेट प्रॉफिट उसने हमने जिस तरह पहले बात की थी वो कह रहा था कि मेरा टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए 1 लाख रुपीज़ का, और इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसे हमने देखा था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट लिख लेते हैं कि वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन एक शर्ट के लिए ₹15। तो हम अगर इसको एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे एक 15 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद उसके पास जो यूनिट सेल होने चाहिए, कितने होने चाहिए सेल, ताकि उसकी जो है वो टारगेट प्रॉफिट 1 लाख का अचीव हो सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि उसको 10,000 जो है वो यूनिट्स सेल आउट करने पड़ेंगे, यानी कि जो शर्ट्स हैं वो उसको सेल आउट करनी पड़ेंगी, तब जाके उसका जो है वो टारगेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ का अचीव हो सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसकी अच्छी क्वालिटी वाली शर्ट है, उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन वहाँ से 150 रुपीज़ का मिल रहा है, तो अब उसको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए होंगे कि वो अपना 1 लाख रुपए का टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सके। तो उसको अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ 1000 शर्ट सेल करनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है वो टारगेट प्रॉफिट अपना 1 लाख रुपीज़ का अचीव कर लेगा। इसके बाद ये होता है कि वो यूनिट्स तो उसको मिल गए, लेकिन वो चाहता है कि वो रुपीस के अंदर कितनी सेल करे, यानी कितने रुपए की सेल करे। तो उसका 1 लाख रुपए का जो टारगेट प्रॉफिट 1 लाख का वो अचीव हो, तो उसके लिए फार्मूला है कि टारगेट सेल्स होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, जिसको हमने CS रेशियो भी बोला था, और ये हमने पहले कैलकुलेट करना सीखी थी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो उसको ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं सेल्स के साथ, तो हमारे पास 1% रेशियो आ जाती है, उसको इसके साथ करते हैं तो हमारे पास टारगेट सेल्स रुपीज़ में आ जाती है। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि टारगेट प्रॉफिट क्या होता है और ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।